Hi everybody, welcome to Chemistry Zone Digital. My name is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with the key to success in chemistry. Students, आज ही हमारा फोर्थ वीडियो लेक्चर है सरफेस केमिस्ट्री पे बेस्ड. ऑलरेडी हम 3 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं और प्रीवियस तीनों वीडियो लेक्चर्स में आई हैव ऑलरेडी टॉट यू एवरीथिंग अबाउट एड्सॉर्प्शन. मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि ये पूरा चैप्टर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. द सरफेस केमिस्ट्री फ्रॉम दिस क्लास 12 ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. इन द वेरी फर्स्ट सेक्शन वी वर सपोज्ड टू स्टडी एवरीथिंग अबाउट एड्सॉर्प्शन. हम लोगों ने अपने प्रीवियस 3 वीडियो लेक्चर्स में एड्सॉर्प्शन और उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को डिटेल में पढ़ा. मैं अब तक आपको ये पढ़ा चुका हूं कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एब्सॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का कॉज क्या होता है, एड्सॉर्प्शन कितने टाइप्स का होता है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन. और अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन भी करवा दी थी. आज हम अपने इस चैप्टर के सेकंड सेक्शन को स्टार्ट करेंगे. द सेकंड सेक्शन डील्स अबाउट द मिक्सचर एंड देयर टाइप्स. याद रखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मिक्सचर की एक क्लासिफिकेशन तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिफॉर्मिटी पढ़ रखी है, जिसे हम बोलते हैं द होमोजीनियस मिक्सचर एंड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. लेकिन आज हम मिक्सचर की एक ऐसी क्लासिफिकेशन करेंगे जो बेसिकली उसकी यूनिफॉर्मिटी या उसकी कॉम्पोजिशन पे बेस्ड नहीं है, बल्कि दिस क्लासिफिकेशन विल बी बेस्ड अपॉन द पार्टिकल साइज. पार्टिकल साइज से हमारा क्या मतलब है? पार्टिकल साइज से हमारा मतलब है कि सपोज कीजिए कोई भी पार्टिकल विच इज एक्टिंग एज अ सॉल्यूट, अगर किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल को हम किसी मीडियम में, किसी सॉल्वेंट में ड्रॉप करते हैं, तो वो उसके अंदर जब मिक्स होता है, जब हमारा डाला गया सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होता है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आफ्टर गेटिंग मिक्स्ड विद इन दैट सॉल्वेंट उस ड्रॉप करे गए सॉल्यूट पार्टिकल का साइज क्या हो जाता है. ठीक है, मतलब हमने फॉर एग्जांपल शुगर को हम जब पानी में मिलाते हैं तो शुगर पानी में मिलाने से पहले बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं, यू कैन इवन विजुअलाइज देम. लेकिन जब हम शुगर को पानी में मिला देते हैं, द शुगर गेट मिक्स्ड विद इन वाटर, तो उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाता है, घुल जाता है पानी के अंदर. चीनी घुल चुकी होती है, तो पार्टिकल साइज कितना रिड्यूस हो गया, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम मिक्सचर्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे. ये याद रखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल विच हैव बीन डेवलप्ड आफ्टर गेटिंग मिक्स्ड इन द सॉल्वेंट, हम मिक्सचर को 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं: ट्रू सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स. ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में ऑलरेडी आप सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. True solutions are the homogeneous mixtures in which the particle size lies below 1000 picometer, या आप कह सकते हैं 1 नैनोमीटर. True solutions वो होते हैं, वो मिक्सचर, उन homogeneous mixtures को कहते हैं जहां पे आप किसी सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो वो सॉल्यूट डिसॉल्व होने के बाद 1000 पिकोमीटर से भी छोटा पार्टिकल साइज अटेन कर लेता है. जैसे शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन, ये सब ट्रू सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स हैं. ऑन द अदर हैंड एक बिगर कैटेगरी होती है सस्पेंशंस. सस्पेंशंस वो मिक्सचर्स होते हैं, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जहां पे जब आप किसी पार्टिकल को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, किसी मीडियम में ऐड करेंगे, तो उन पार्टिकल्स का साइज 1 लाख पिकोमीटर से भी अबव होगा. 1 लाख पिकोमीटर से भी बड़े पार्टिकल साइज होंगे तो हम कहेंगे ये सस्पेंशंस बने हैं, जस्ट लाइक सैंड इन वाटर. लेकिन याद रखिएगा, एक एक्सट्रीम अप्लाई करती हैं ट्रू सॉल्यूशंस जिनके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, दूसरे एक्सट्रीम अप्लाई करते हैं सस्पेंशंस जिनके पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं. और इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में एक सिग्निफिकेंट मीडियम, एक सिग्निफिकेंट मिक्सचर लाई करता है व्हिच इज कॉल्ड कोलॉइड. Colloids are those heterogeneous mixtures in which the particle size lies between 1000 picometer to 1 lakh picometer, या आप कह सकते हैं 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर. तो ये याद रखिएगा, हमें इस सेकेंड सेक्शन के अंदर वैसे तो सिग्निफिकेंटली हमें कॉलॉइड्स के बारे में पढ़ना है. हमारा पूरा सेकेंड सेक्शन कॉलॉइड्स की डिटेल्स, कॉलॉइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में रहेगा. लेकिन आज के इस वीडियो सेक्शन में हम लोग इन 3 टाइप्स के मिक्सचर, द ट्रू सॉल्यूशंस, कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशंस के बीच में व्हाट आर द डिफरेंसेस, उन डिफरेंसेस को समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. सबसे पहले हेडिंग डालते हैं मिक्सचर एंड देयर टाइप्स. Mixture and their types.
तो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द पार्टिकल साइज. डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइज ऑफ द सोल्यूट व्हिच हैव बीन डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, और वो भी पार्टिकल साइज डिसॉल्व होने से पहले का नहीं, डिसॉल्व होने के बाद का. जब आपने सॉल्यूट पार्टिकल को किसी मीडियम में मिला दिया, उसे अच्छी तरह डिसॉल्व कर दिया, जिस भी स्टेज तक वो डिसॉल्व हो पा रहा है हमने उसे मिक्स कर दिया. आफ्टर गेटिंग मिक्स्ड विद इन द सॉल्वेंट, उसने क्या पार्टिकल अटेन कर लिया फाइनली, क्या साइज अटेन कर लिया फाइनली, उस बेसिस पे हम ये क्लासिफिकेशन देख रहे हैं. तो ये याद रखिएगा, मिक्सचर एंड देयर टाइप्स में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, जिनके बीच में आज हम सारे डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे. लेट अस डिस्कस दीज डिफरेंसेस इन अ टेबुलर फॉर्म. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के मिक्सचर्स होती हैं. एक होती है ट्रू सॉल्यूशंस, दूसरे होते हैं सस्पेंशंस, और एक होते हैं कॉलॉइड्स, जो दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में लाई करते हैं. तो हम इन 3 टाइप के मिक्सचर्स के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, और ये कॉलम, इसमें हम उस प्रॉपर्टी को लिखेंगे जिस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में हम इन्हें डिफरेंशिएट करेंगे. जैसे सबसे पहला था बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स इज द पार्टिकल साइज, जिस बेसिस पे एक्चुअली हमने ये क्लासिफिकेशन कैरी आउट करी है. तो सबसे पहला डिफरेंस है रिगार्डिंग द पार्टिकल साइज. देखिए, याद रखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया ट्रू सॉल्यूशंस आर द मिक्सचर्स इन विच द पार्टिकल साइज लाइज बिलो 1000 पिकोमीटर, जिसे आप बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर. तो ये याद रखिएगा, 1000 पिकोमीटर से भी जब छोटा पार्टिकल साइज हो जाए ना, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं. अभी इन सब के एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे. वैसे मैं ओरली बता दूं, ट्रू सॉल्यूशंस के एग्जांपल होते हैं सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर. दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस. फिर ऑन द अदर हैंड सस्पेंशंस होते हैं जिनका पार्टिकल साइज लाइज अबव 1 लाख पिकोमीटर, 1 लाख पिकोमीटर या 1000 नैनोमीटर. नैनोमीटर इज 10 to the power -9 मीटर एंड पिकोमीटर इज 10 to the power -12 मीटर. तो ये याद रखिएगा, सस्पेंशंस बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं. यहां पे जस्ट लाइक सैंड इन वाटर, सैंड के पार्टिकल आपको नेकेड आई से भी नजर आ जाते हैं मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड. लेकिन इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में, एज आई टोल्ड यू, लाई करती है एक वाइड रेंज ऑफ मिक्सचर्स, एक वाइड रेंज ऑफ कंपोनेंट्स, जिन्हें हम बोलते हैं कॉलॉइड्स. कॉलॉइड्स का पार्टिकल साइज लाइज बिटवीन 1000 पिकोमीटर टू 1 लाख पिकोमीटर. 10 to the power 3 पिकोमीटर, मतलब 1000 पिकोमीटर से 10 to the power 5 पिकोमीटर, 1 लाख पिकोमीटर के बीच में जब भी पार्टिकल साइज अटेन हो जाए ना, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम कॉलॉइड्स बोलेंगे. तो आई होप द बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिस बेसिस पे एक्चुअली ये क्लासिफिकेशन करी गई है वो आपको क्लियर हो गया कि जब हम किसी भी सॉल्यूट को, किसी भी फेज को किसी मीडियम में मिलाते हैं, तो वो मीडियम में जाने के बाद, मीडियम में मिक्स हो जाने के बाद, उसमें घुल जाने के बाद, उसमें डिसॉल्व हो जाने के बाद क्या साइज अटेन कर लेता है, उस बेसिस पे हमने ये पहला डिफरेंस देखा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सर्टेन अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस. एक दूसरा डिफरेंस याद रखिएगा, द कॉम्पोजिशन. अब कॉम्पोजिशन से क्या मतलब है? कॉम्पोजिशन से हमारा मतलब है कि ये जो पार्टिकल साइज हमने मीडियम के अंदर मिलाया, जो भी सॉल्यूट हमने मीडियम के अंदर मिलाया, क्या ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया या ये नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स हुआ? डिपेंडिंग अपॉन दैट, ये याद रखिएगा, ट्रू सॉल्यूशंस को होमोजीनियस मिक्सचर्स में क्लासिफाई करा जाता है. ट्रू सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स. होमोजीनियस, आप सभी लोगों को मालूम है, होमोजीनियस इज द वन जहां पे सॉल्यूट गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द मीडियम. कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा नहीं होता, हर जगह एक जैसा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इवनली स्प्रेडेड हो जाता है. ठीक है, जैसे शुगर इन वाटर, अगर आप चीनी को पानी में मिलाएंगे तो पानी हर जगह से एक जैसा ही मीठा होगा. ऐसा नहीं होगा कि कहीं से कम मीठा हो गया, कहीं से ज्यादा मीठा हो गया. ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर्स. लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स, बाकी दोनों टाइप्स, कॉलॉइड्स एज वेल एज सस्पेंशंस, ये दोनों ही हेट्रोजीनियस में क्लासिफाई करे जाते हैं. हेट्रोजीनियस, और ये भी हेट्रोजीनियस. So true solutions as well as homogeneous, ये दोनों ही heterogeneous solutions में क्लासिफाई करे जाते हैं.
यानी कि यहां पे जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं या किसी फेज को मीडियम में मिलाते हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा उसका क्लस्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द सेकंड डिफरेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस इज रिगार्डिंग विजिबिलिटी। अब विजिबिलिटी से क्या मतलब है? विजिबिलिटी से हमारा मतलब है कि जब हमने ये सॉल्यूट ये फेज किसी मीडियम में मिला दिया और वो जिस भी रेंज तक घुल सकता था, डिसॉल्व हो सकता था, वो डिसॉल्व हो गया, उसने ये पार्टिकल साइज अटेन कर लिए, उसके बाद क्या ये हमें देखने में नजर आएंगे? कैन वी विजुअलाइज दीज पार्टिकल्स? कैन वी एक्चुअली ऑब्जर्व दीज पार्टिकल्स? क्या हम नेकेड आई से विजुअलाइज कर सकते हैं या हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, किसी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी इन्हें देखने के लिए? तो ये याद रखिए स्टूडेंट्स, ट्रू सॉल्यूशंस में पार्टिकल साइज जब 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो जाता है, 1000 पिकोमीटर से भी छोटा हो जाता है, तो ये इतनी छोटी रेंज है कि आपकी नेकेड आई की ऑब्जर्विंग कैपेसिटीज तो बाहर चली जाती है, यू कांट इवन विजुअलाइज इट थ्रू माइक्रोस्कोप। आप इसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं विजुअलाइज कर सकते। तो यहां पे हम दो कैटेगरीज देखेंगे विजिबिलिटी के अंदर। हम एक तो विजिबिलिटी चेक करेंगे फ्रॉम नेकेड आई और एक हम विजिबिलिटी चेक करेंगे फ्रॉम माइक्रोस्कोप। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि माइक्रोस्कोप्स भी जनरली दो टाइप के माइक्रोस्कोप्स होती हैं। एक तो होती है लाइट माइक्रोस्कोप जिसमें हम लाइट रेडिएशंस को यूज करते हैं टू मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट, और एक होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। बट ये याद रखिएगा, ट्रू सॉल्यूशंस में पार्टिकल साइज इतना छोटा हो जाता है कि ना ही वो नेकेड आई के थ्रू विजिबल है, नॉट विजिबल, और ना ही किसी माइक्रोस्कोप के थ्रू विजुअलाइज करा जा सकता है, नॉट विजिबल। कॉलॉइड्स आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज में ना जो कॉलॉइड्स का बिहेवियर होगा वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करेगा। जैसे कॉलॉइड्स नेकेड आई से विजुअलाइज नहीं करे जा सकते, नॉट विजिबल, लेकिन इनके बिहेवियर को, इनकी एग्जिस्टेंस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करा जा सकता है, विजिबल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू यू कैन एक्चुअली सी that very fine particles are moving randomly within that medium. ठीक है, नाउ सस्पेंशंस तो दोनों तरह से विजिबल हो जाते हैं। मैंने आपको बताया सस्पेंशन का एग्जांपल है सैंड इन वाटर। तो सैंड के पार्टिकल्स तो आपने देखा होगा कि हम नेकेड आई से भी वी कैन ऑब्जर्व कि सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल मीडियम के अंदर स्कैटर्ड नजर आते हैं। तो इट इज विजिबल फ्रॉम बोथ द केसेस। अगर नेकेड आई से विजिबल है तो माइक्रोस्कोप तो विजिबल होगा ही, visible. Now let's move on to the fourth difference. Students, मैं ऊपर से इरेज कर देता हूं, यहां पे हम फोर्थ डिफरेंस कंटिन्यू करते हैं। Fourth difference is about filtration. अब फिल्ट्रेशन के अंदर भी दो ऑप्शंस हो सकते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन, और एक होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए फिल्ट्रेशन में बेसिकली हमें चेक करना है कि जो हमने सॉल्यूट, जो हमने फेज मीडियम में मिक्स कर दिया और उसने जो भी पार्टिकल साइज अटेन करना था वो अटेन कर लिया, उसके बाद क्या हम एक फिल्टर पेपर के थ्रू पास करके उसे सेपरेट आउट कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा सॉल्यूट फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाए और सॉल्वेंट नीचे पास ऑन हो जाए? कैन दीज बी सेपरेटेड थ्रू फिल्ट्रेशन? तो देखिए इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हम इन तीनों मिक्सचर्स को फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं या नहीं, यू शुड नो कि फिल्ट्रेशन भी दो तरह की होती है। एक होती है ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन, जिसमें हम एक नॉर्मल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर यूज करते हैं। आप लोगों ने लैब में भी एक्सपेरिमेंट्स करते वक्त कुछ फिल्टर पेपर्स यूज करे होंगे। वो लैब में जो फिल्टर पेपर अवेलेबल होता है ना स्टूडेंट्स, वो जनरली एक नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है जिसके पोर्स काफी बड़े होते हैं।
वो बहुत छोटे पार्टिकल्स को ब्लॉक नहीं कर पाता। लेकिन एक नॉर्मल फिल्टर पेपर को, एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को ही आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज द वन जिसके पोर्स बहुत छोटे कर दिए जाते हैं, उनका पोर साइज इतना छोटा कर दिया जाता है कि इवन द स्मॉलर पार्टिकल्स कैन बी ब्लॉक्ड बाय दैट फिल्टर पेपर। अब ये करा कैसे जाता है? एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को ही अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट कैसे करा जाता है? इसके लिए हमें एक सॉल्यूशन यूज करनी होती है, कोलोडियन। स्टूडेंट्स, कोलोडियन के बारे में याद रखिएगा। कोलोडियन एक बहुत ही विस्कस सी सॉल्यूशन होती है, विच इज अ 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज in a mixture of alcohol and ether। 4% नाइट्रोसेलुलोज की सॉल्यूशन होती है, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। ये देखने में बड़ी थिक, विस्कस, सिरपी सॉल्यूशन होती है, जैसे कफ सिरप होते हैं ना, थोड़े गाढ़े से, थोड़े डेंस से, उस तरह की एक सॉल्यूशन होती है, जेल जैसी सॉल्यूशन होती है समवॉट। और इस सॉल्यूशन के अंदर अगर आप एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को इंप्रेग्नेट कर दें, इसे एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को इसके अंदर डिप कर दें, ठीक है, और थोड़ी देर डिप रहने के बाद इसे निकालें, और निकालने के बाद उसे फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट करके हार्ड कर दिया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड इज अ केमिकल विच इज यूज्ड फॉर द हार्डनिंग ऑफ फिल्टर पेपर्स। तो क्या करते हैं कि एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को नाइट्रोसेल्युलोज सॉल्यूशन में इमर्स करके रखते हैं कुछ देर, फिर उसे निकालने के बाद फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट करके उसे हार्डन कर लेते हैं और उसे अच्छी तरह ड्राई करने रख देते हैं। ड्राई होने के बाद वो जो फिल्टर पेपर होता है ना, ये नाइट्रोसेल्युलोज सॉल्यूशन क्या होती है, बीइंग अ विस्कस जेल लाइक सॉल्यूशन, उसके पोर्स में फंस जाती है और उसके बड़े पोर्स को भी और छोटा कर देती है। जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर था उसी के पोर्स में जब ये नाइट्रोसेल्युलोज सॉल्यूशन जगह जगह फिल्ड अप हो जाएगी तो उसके पोर्स को छोटा कर देगी और एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ही एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर छोटे पार्टिकल्स को भी ब्लॉक करने के लिए कैपेबल होता है। तो कोलोडियन की सॉल्यूशन बहुत वाइडली यूज करी जाती है स्टूडेंट्स, एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करने के लिए। अब ध्यान से सुनिए, ट्रू सॉल्यूशंस जिसका पार्टिकल साइज, लेट मी राइट इट वंस अगेन, यहां पे मैं छोटा छोटा लिख देता हूं कि ट्रू सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल साइज था वो था लेस देन 1000 पिकोमीटर। कॉलॉइड्स में जो पार्टिकल साइज था वो 1000 पिकोमीटर से 1 लाख पिकोमीटर के बीच में था, और सस्पेंशंस में जो पार्टिकल साइज है वो ग्रेटर देन 1 लाख पिकोमीटर है। तो ये याद रखिएगा, ट्रू सॉल्यूशंस जहां पे द पार्टिकल साइज इज इवन लेस देन 1000 पिकोमीटर और लेस देन 1 नैनोमीटर, ये पार्टिकल तो इतने छोटे होते हैं कि ना ही आप इसे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो, ना ही अल्ट्रा फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हो। ये सॉल्यूशंस तो दोनों के आर पार निकल जाएगी। तो ये फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, तो शुगर को आपने एक बार अगर पानी में मिला दिया तो शुगर कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू आइदर ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो दोनों केसेस में हम लिख देते हैं नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, even this is not possible in case of true solutions। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी किसी काम की नहीं। कॉलॉइड्स, जैसा कि मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज में कॉलॉइड एक बीच की स्टेट एग्जिबिट करेंगे। कॉलॉइड्स में पार्टिकल साइज इंटरमीडिएट है बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस, तो ये ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल, लेकिन दे कैन बी सेपरेटेड थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पॉसिबल। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू इन्हें आप सेपरेट आउट कर सकते हो। किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन को अगर आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो आप देखेंगे कोलॉइडल पार्टिकल्स ऊपर ही रह जाएंगे, मीडियम सारा नीचे पास ऑन हो जाएगा। एंड सस्पेंशंस लाइक सैंड एंड वाटर, तो इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स कि इसके लिए आपको ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ही सफिशिएंट है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑल्दो आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर भी यूज करोगे तो भी उसके थ्रू सेपरेट कर पाओगे, बट आप इसे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू भी सेपरेट कर सकते हैं। सो इट इज पॉसिबल इन बोथ द केसेस, पॉसिबल, पॉसिबल। सो हमने 4 डिफरेंसेस देखे, आई होप आपको ये डिफरेंस भी क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, हमारी अगली प्रॉपर्टी जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे इज द फिफ्थ डिफरेंस इज
सेटलिंग नेचर। अब सेटलिंग नेचर के अंदर भी दो हेड्स में हम इसको डिस्कस करेंगे, एक अंडर ग्रेविटी और एक सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए, सेटलिंग नेचर से हमारा मतलब है कि एक बार आपने किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करके एक मिक्सचर बना लिया और उस मिक्सचर को आपने रख दिया, सपोज कीजिए एक बीकर के अंदर भर के टेबल पे रख दिया, तो क्या वो जो फेज के पार्टिकल है, वो जो सॉल्यूट के पार्टिकल आपने मिक्स कर दिए, क्या वो थोड़ी देर में सेटल होकर नीचे बैठ जाएंगे? दे विल बी सेडिमेंटेड और नॉट, ठीक है? या हम उन्हें किसी कंडीशन पे सेटल डाउन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस बेसिस पे हम ये डिफरेंस देखने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सेटलिंग नेचर दो हेड्स के अंदर देखी जा रही है। पहले तो हम चेक करेंगे इन तीनों मिक्सचर्स को अंडर ग्रेविटी ये सेडिमेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते अपने आप, हमारे कुछ करे बिना, बस हमने स्टेगनेंट रख दिया, स्टिल रख दिया इनके मिक्सचर को, तो क्या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये पार्टिकल नीचे बैठ सकते हैं या नहीं? दूसरा एक तरीका होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में बेसिकली इट इज अ मेथड ऑफ फोर्सफुली ट्राइंग टू सेटल डाउन द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल अपने आप नीचे नहीं बैठते हैं, हम उन्हें फोर्सफुली नीचे बैठाने की कोशिश करते हैं बाय हाई स्पीड रोटेशन इन अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन। याद रखिएगा, एक सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन एक हाई स्पीड रोटेटर कंटेन करती है। एक बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करने वाला एक जार होता है। उस जार के अंदर टेस्ट ट्यूब रखने के कॉलम्स बने होते हैं। मान लीजिए आई हैव अ टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई मिक्सचर है, उस मिक्सचर के पार्टिकल हमने चेक कर लिया, अंडर ग्रेविटी तो नीचे नहीं बैठे, हमने काफी देर चेक करा, दे आर नॉट सेटलिंग डाउन अंडर ग्रेविटी, तो हम एक बार सेंट्रीफ्यूज करके भी चेक करना चाहते हैं कि ये नीचे बैठ रहे हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टूडेंट, कि हम इस टेस्ट ट्यूब को, जिसके अंदर हमारा मिक्सचर भरा हुआ है, उस टेस्ट ट्यूब को उस रोटेटर के अंदर फिट कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, और ये टेस्ट ट्यूब ना एक हैंगिंग स्टेज पे होती है, मतलब उस रोटेटर के अंदर टेस्ट ट्यूब के जो कॉलम्स होते हैं, उन कॉलम्स में टेस्ट ट्यूब ऐसे फ्रीली हैंग्ड होती है, ठीक है? अब आपने उसे वर्टिकली हैंग कर दिया। जब आप उस रोटेटर को बहुत हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं, तो जब बहुत हाई स्पीड पे वो रोटेटर रोटेट होता है ना, तो ड्यूरिंग दैट रोटेटरी मोशन, ड्यूरिंग दैट सर्कुलर मोशन, ये टेस्ट ट्यूब हॉरिजॉन्टल हो जाती है और फिर बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करती है, ठीक है? तो जब आपको पता है कि जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में रोटेट करती है बहुत हाई स्पीड पे, तो सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है, विच इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन ग्रेविटी। तो हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि अंडर ग्रेविटी तो नीचे नहीं बैठे, क्या हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब सेटल होंगे या नहीं होंगे? तो ये याद रखिए, हाई, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा चर्निंग ऑफ मिल्क, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा चर्निंग ऑफ मिल्क, की मिल्क को बहुत हाई स्पीड पे चर्न करा जाता है तो उसकी सारी क्रीम सेपरेट आउट हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में। सेंट्रीफ्यूगेशन में एक हाई स्पीड रोटेटरी मोटर के अंदर ये टेस्ट ट्यूब्स फिट करके उन्हें बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करा जाता है, and during their rotatory motion the test tubes become horizontal and then they rotates, तो under the influence of that centrifugal force जो सेंटर से बाहर की तरफ लग रही है, उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में कई बार पार्टिकल्स को फोर्सफुली नीचे बैठाया जाता है। तो हम दोनों तरह से चेक करेंगे कि क्या अंडर ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगेशन पे इन पार्टिकल्स को सेटल करना पॉसिबल है या नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रू सॉल्यूशंस जहां पे पार्टिकल साइज 1000 पिकोमीटर से भी छोटे हो चुके हैं, इसमें तो दोनों ही केसेस फेल हो जाएंगे। इन पार्टिकल्स को तो ना आप अंडर ग्रेविटी सेटल कर सकते हो, नॉट पॉसिबल, और ना ही हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेटल कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। कॉलॉइड्स अगेन एक बीच की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे। कॉलॉइड्स को अंडर ग्रेविटी सेटल करना नॉट पॉसिबल। आप मिल्क को एक ग्लास में भर के कितनी भी देर रखे रहो, अपने आप तो उसकी क्रीम सेटल नहीं हो जाएगी, सेपरेट आउट नहीं हो जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर आप मिल्क को हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे, जैसे ब्लड टेस्ट जितने भी करवाए जाते हैं उसमें ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कराया जाता है, फिर उसका स्लाइड टेस्ट कराया जाता है, तो ये याद रखिएगा, यहां पे जैसे हम मिल्क है, मिल्क को अगर हम हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज करेंगे ना, तो उसके अंदर की जो सारी क्रीम होती है, जो बेसिकली ऑयली नेचर होती है, वो सेपरेट आउट हो जाती है। ऑल्दो क्रीम की डेंसिटी क्योंकि कम होती है तो वो नीचे नहीं बैठेगी, वो ऊपर आके तैरने लगेगी, लेकिन एटलीस्ट वो सेपरेटेड हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, कॉलॉइड्स को सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेपरेट करना पॉसिबल होता है। सस्पेंशन ऑन द अदर हैंड,
सस्पेंशन जब भी मैं बोलूं ना स्टूडेंट्स, इमेजिन करो सैंड एंड वाटर का केस। सैंड एंड वाटर तो आप बैठे बैठे इमेजिन कर पा रहे होगे कि अंडर ग्रेविटी भी सेडिमेंट हो जाएगी नीचे, ठीक है। तो सैंड तो नीचे अपने आप ही सेटल हो जाती है, तो सस्पेंशंस में अंडर ग्रेविटी भी पॉसिबल होता है और सैंडिफिकेशन में तो पॉसिबल होगा ही। सो आई होप आपको ये पांचों डिफरेंस क्लियर हो गए। अब दो डिफरेंसेस और बचे हैं स्टूडेंट्स। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट डिफरेंस व्हिच इज a very important difference called Tyndall effect. Tyndall effect हो सकता है आप लोगों ने क्लास 9th में इसके बारे में सुना हो। Tyndall effect is the scattering of a beam of light on passing through the colloidal solution due to which the path of light gets illuminated. एक बार फिर से धीरे धीरे बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इट इज द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू द कोलॉइडल सॉल्यूशन ड्यू टू व्हिच द पाथ ऑफ लाइट गेट्स इल्यूमिनेटेड। देखिए स्टूडेंट्स, टिंडल इफेक्ट के रेस्पेक्ट में डिफरेंस बताने से पहले लेट मी मेक यू विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करवाने की कोशिश करता हूं। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक डार्क रूम में 3 adjacently placed beakers हैं। We have 3 adjacently placed beakers और इन तीनों beakers के अंदर हमने 3 टाइप के मिक्सचर्स ले रखे हैं। पहले में ले रखी है हमने ट्रू सॉल्यूशन, इस बीकर में कोलॉइड प्रेजेंट है। कोलॉइड के एग्जांपल में आप मिल्क, सोप सॉल्यूशन, डिटर्जेंट सॉल्यूशन भी कोलॉइड्स होती हैं, वो भी ले सकते हैं। एंड एक है सस्पेंशन लाइक सैंड एंड वाटर। सो तीनों बीकर्स को, ग्लास के बीकर्स हैं, कांच के बीकर हैं, ठीक है। इनमें हमने 3 अलग अलग सॉल्यूशंस ले रखे हैं। वी हैव प्लेस्ड देम ओवर टेबल इन अ डार्क रूम और किसी एक एंड से, एक साइड से हम एक टॉर्च के थ्रू या किसी भी एक रेडिएशन के थ्रू, सोर्स ऑफ रेडिएशन के थ्रू हम यहां पे एक बीम पास करते हैं। सपोज कीजिए हम इसमें एक रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, दिस इज अ टॉर्च। तो जब एक टॉर्च के थ्रू आप इन बीकर्स में से रेडिएशन पास करेंगे तो आप देखेंगे ये टॉर्च में से निकलने वाली रेडिएशन जब आप ट्रू सॉल्यूशन में से पास करेंगे ना, तो ट्रू सॉल्यूशन के ग्लास वॉल्स पे स्ट्राइक करती हुई रे और दूसरी तरफ से निकलती हुई रे नजर आएगी, लेकिन आपको विद इन द लिक्विड, विद इन द ट्रू सॉल्यूशन वो पाथ ऑफ लाइट विजुअलाइज नहीं होगा। ये लाइट इस लिक्विड के अंदर से जाती हुई नजर नहीं आएगी, ठीक है। फिर ग्लास के दूसरी तरफ से निकलती हुई नजर आएगी वो रेडिएशन, ग्लास को स्ट्राइक करते हुए भी नजर आ रही थी, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर से जाती हुई नजर नहीं आएगी। दैट मींस ट्रू सॉल्यूशंस ने टिंडल इफेक्ट एग्जिबिट नहीं करा, कोई विजुअलाइजेशन ऑफ बीम ऑफ लाइट लिक्विड के अंदर से नहीं हुई। लेकिन जब ये रे ऑफ लाइट इसमें से पास होगी कोलॉइडल सॉल्यूशन में से, तो आप देखेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर ये रे ऑफ लाइट आपको इसका बीम ऑफ लाइट लिक्विड के अंदर से भी ट्रेवल करती हुई नजर आएगी और फिर ग्लास से बाहर निकलती हुई भी नजर आएगी। एक सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन होगी कि बीम ऑफ लाइट ना सिर्फ ग्लास पे स्ट्राइक करती हुई, ना सिर्फ ग्लास से बाहर निकलती हुई, बल्कि उस बीकर के अंदर से ट्रेवल करती हुई भी नजर आएगी। विजुअलाइजेशन होगा आपको पाथ ऑफ लाइट का, यानी कि टिंडल इफेक्ट एग्जिबिट हो रहा है। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि जब लाइट इसके अंदर से गुजर रही थी, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में से पास ऑन हो रही थी, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स व्हिच वर सफिशिएंटली बिगर इन साइज 1000 पिकोमीटर से 1 लाख पिकोमीटर के बीच के पार्टिकल, वो लाइट से टकरा के लाइट को स्कैटर कर देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो पाथ ऑफ लाइट इल्यूमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो जिस एंगल से आप लाइट को पास कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर एंगल से जब आप सामने से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक पाथ ऑफ लाइट विजुअलाइज होगा, हम कहेंगे टिंडल इफेक्ट एग्जिबिट हो रहा है। And almost a similar behavior will also be exhibited by the suspensions, because even the suspensions have a bigger particle, ठीक है। Although suspension में जो Tyndall effect होता है वो थोड़ा सा कम होता है colloids के कंपैरिजन में, क्योंकि सस्पेंशंस बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं रहते। यू नो कि सस्पेंशन के पार्टिकल ज्यादा देर सेटल नहीं रहेंगे, वो सेडिमेंट होकर बहुत ही जल्दी नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन जब तक पार्टिकल सेटल स्कैटर्ड है लिक्विड के अंदर, मीडियम के अंदर,
तब तक आप कह सकते हैं कि सस्पेंशंस भी कुछ लेवल का टिंडल इफेक्ट एग्जिबिट करते हैं। सस्पेंशंस के अंदर भी वो पाथ ऑफ लाइट इल्यूमिनेट हो जाता है। तो एक बार फिर से डेफिनेशन ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू द कोलॉइडल सॉल्यूशन ड्यू टू व्हिच द पाथ ऑफ लाइट गेट्स इल्यूमिनेटेड। ये पाथ ऑफ लाइट इसलिए इल्यूमिनेट हुआ इन दोनों केसेस में क्योंकि जो पार्टिकल साइज थे वो सफिशिएंटली बिगर था और उस बिगर पार्टिकल की वजह से लाइट से टकरा के लाइट को स्कैटर कर दिया गया और स्कैटरिंग की वजह से ये पाथ विजुअलाइज हो गया। लेकिन यहां पे पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन में बहुत छोटे थे, 1000 पिकोमीटर से भी छोटे, एंड दे वर नॉट सफिशिएंट इनफ टू स्कैटर द लाइट। और जब तक लाइट स्कैटर नहीं होगी तब तक उसका पाथ विजुअलाइज नहीं होगा। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस के एस्पेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट इज नॉट एग्जिबिटेड in case of true solutions. Colloids में it is very significantly exhibited. And suspensions में भी it is exhibited, although that much not significant, उतना ज्यादा significant नहीं होता जितना colloid में होता है, but still it is exhibited. So this was the second last difference. Finally we move on to the last difference. बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है लास्ट वाला भी, बट इट्स वेरी सिंपल। द सेवंथ डिफरेंस जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इज ब्राउनियन मोशन। Brownian motion is the rapid random motion or the zigzag motion of the particles within the medium during which the particles are not only colliding with one another but also they are bombarding over the walls of the container. आप इमेजिन करो स्टूडेंट्स कि अगर एक कंटेनर के अंदर कोई भी सॉल्यूशन रखी हुई है, से ट्रू सॉल्यूशन ही रखी हुई है, अब उस ट्रू सॉल्यूशन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ऑल्दो ये 1000 पिकोमीटर से छोटे हो गए, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो शुगर के पार्टिकल्स हैं पानी के अंदर 1000 पिकोमीटर से छोटे, क्या ये पार्टिकल बेशक हमें नेकेड आई से नजर नहीं आ रहे, लेकिन क्या हर पार्टिकल एक जगह स्टेगनेंट है, क्या एक जगह स्टिल है, एट रेस्ट है, या आपको लगता है कि ये पार्टिकल मोशन में होगा? और अगर ये मोशन में होगा तो ना सिर्फ ये इधर उधर मूव कर रहा होगा, लेकिन बल्कि हो सकता है किसी पार्टिकल से टकरा भी जाए। ये इससे टकराया, फिर इसने इसे इधर धक्का दे दिया, फिर ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, इस तरह से रैपिड रैंडम मोशन में ये पार्टिकल मूव करते रहते हैं। तो इसी रैपिड रैंडम मोशन को, दिस मोशन वाज एक्चुअली फर्स्ट एग्जिबिटेड बाय अ साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट ब्राउन। तो क्योंकि उसका सरनेम ब्राउन था साइंटिस्ट का, सो दैट्स व्हाई उनके सरनेम के बेसिस पे ये मोशन रख दिया गया ब्राउनियन मोशन। सो दिस वाज फर्स्ट एग्जिबिटेड बाय रॉबर्ट ब्राउन, एंड ब्राउनियन मोशन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, it is the rapid random motion or it is the zigzag motion of the solute particles during which they keep on colliding with one another and they also keep on colliding with the walls of the container. हो सकता है वो कंटेनर के वॉल से भी टकरा के रिबाउंड हो रहे हैं, ठीक है? तो इसे हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। अभी मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा कि इस ब्राउनियन मोशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा डिफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ब्राउनियन मोशन, याद रखिए स्टूडेंट्स, ट्रू सॉल्यूशंस में एग्जिबिटेड होता है, इवन कॉलॉइड्स में भी बहुत सिग्निफिकेंटली एग्जिबिटेड होता है, लेकिन सस्पेंशंस में ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होता है, बिकॉज सस्पेंशंस में द पार्टिकल्स आर बिगर एंड दे आर क्वाइट हेवियर, तो वो सीधे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ज्यादातर नीचे आते हैं, वो इधर उधर नहीं जाते, ठीक है? तो ये याद रखिए ब्राउनियन मोशन ट्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉलॉइड्स की प्रॉपर्टी है। अब सबसे इंपॉर्टेंटली आपको यह भी समझना है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्राउनियन मोशन। अगर ये ब्राउनियन मोशन है तो क्या ये किसी भी तरह से एडवांटेजियस है इन मिक्सचर्स के लिए? अगर ये नहीं होता तो क्या कुछ प्रॉपर्टी डिफर कर जाती? तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक बड़ा सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन। आपको पता है ग्रेविटी तो हर चीज के ऊपर लगती है, हल्के से हल्के पार्टिकल पे भी लगती है, इवन कोई हल्का पार्टिकल भी मैं यहां छोड़ दूंगा तो वो डेफिनेटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे ही जाएगा। तो द क्वेश्चन इज दैट कि हमने कहा सस्पेंशन तो अंडर ग्रेविटी नीचे बैठते हैं, लेकिन कॉलॉइड अंडर ग्रेविटी नीचे नहीं सेटल हो रहे थे, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन पे सेटल हो रहे थे।
तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि कोलॉइडल पार्टिकल अगर वो 1000 से 1 लाख पिकोमीटर के बीच में है, चाहे वो कितने भी साइज रेंज में है, बट दे डू एग्जिस्ट, वो है तो सही। और अगर वो पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं और सेंट्रिफ्यूगेशन पे उन्हें नीचे बैठाया भी जा सकता है, तो अंडर ग्रेविटी वो नीचे क्यों नहीं बैठ रहे? क्या उन पे ग्रेविटी सिग्निफिकेंटली एक्ट नहीं कर रही? या कोलॉइडल ट्रू सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, शुगर इन वाटर, शुगर का पार्टिकल साइज 1000 पिकोमीटर से छोटा हो गया, बेशक वो हमें नजर नहीं आ रहा, ना नेकेड आई से ना माइक्रोस्कोप से, लेकिन वो अंदर एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, तो वो नीचे क्यों नहीं बैठ रहा? ना ही सेंट्रिफिकेशन पे, ना ही वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो नीचे क्यों नहीं बैठ रहा? तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी विच इज कीपिंग दीज टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स स्टेबल? तो याद रखिएगा, उसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है ब्राउनियन मोशन का। मैंने आपको बताया कि ब्राउनियन मोशन के टाइम पे द पार्टिकल्स आर नॉट एट रेस्ट बट दे आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन। वो कॉन्टिन्यूअसली वाइब्रेट करते रहते हैं, जिगजैग मोशन में रैंडमली मूव करते रहते हैं। एंड याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टिन्यूअस रैपिड रैंडम मोशन, these particles are always associated with high amount of kinetic energy। मोशन के साथ एसोसिएटेड होती है काइनेटिक एनर्जी, तो मोशन की वजह से ये पार्टिकल्स हमेशा एसोसिएटेड होती है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ। और ये जो काइनेटिक एनर्जी इनको ब्राउनियन मोशन के थ्रू एसोसिएटेड मिल रही है, यही काइनेटिक एनर्जी इन पे लग रही फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अपोज करती है, और जिसकी वजह से ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस करते हुए हर वक्त सस्पेंडेड फॉर्मेट में ही रहते हैं, ये नीचे नहीं बैठते। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर इन मिक्सचर्स में ब्राउनियन मोशन नहीं होता तो फिर ग्रेविटी ने ओवरटेक कर लेती है, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये पार्टिकल नीचे बैठ जाते। आप चीनी को पानी में मिलाते, शुगर सॉल्यूशन बनाते, और कुछ देर रखने के बाद आप देखते वो शुगर नीचे बैठ जाती, वो मिक्स ही नहीं रह पाती। तो शुगर अगर पानी के अंदर मिक्स रह पा रही है तो वो इस ब्राउनियन मोशन की वजह से ही रह पा रही है। एक कॉन्टिन्यूअसली स्टेरिंग मोशन में रहते हैं ये पार्टिकल्स, जिसकी वजह से दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी ही होती है जो इन पे लग रही फोर्स ऑफ ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस करती रहती है, और जिसकी वजह से ये पार्टिकल कभी भी नीचे नहीं बैठते। ये दे कीप ऑन सस्पेंडेड, दे कीप रिमेनिंग स्कैटर्ड विद इन द मीडियम। तो स्टूडेंट्स, ब्राउनियन मोशन का ये सिग्निफिकेंस था। सो दीज वर द 7 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो हमने ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स और सस्पेंशंस के बीच में देखे। अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में इनकी सारी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जहां पे हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी थी। इस चैप्टर में जो हमारा फर्दर मेन फोकस रहेगा वो रहेगा टू स्टडी एवरीथिंग अबाउट कोलॉइड्स। कोलॉइड्स कितने टाइप के होते हैं, कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, और कोलॉइड्स किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। इवन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कोलॉइड्स बनाए कैसे जाते हैं। तो कोलॉइड्स के बारे में सारी डिटेल्स हम अपने अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में वी जस्ट फोकस्ड अपॉन द डिफरेंसेस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अब जब आपको ये सारे मिक्सचर्स एक दूसरे से आइडेंटिफाई करने आ गए, आपको इनमें डिफरेंसेस क्लियर हो गए, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कोलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। कीप वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर। थैंक यू।